ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग पर शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, जिस वजह से वह अपनी आंखें नहीं खोल पाता। जब कोई कहता है मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, तो मेरा मन होता है कि मैं पलटकर सवाल करूं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह मेरा प्रिय काम है? वे दरअसल यह कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए, टॉयलेट, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से स्वतंत्र होने के बारे में बात करता हूँ और उनका ध्यान टॉयलेट पर केंद्रित होता है। इसी विचार प्रक्रिया के चलते ज़्यादातर लोग गरीब बने रहते हैं। ये विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता में छिपी है। मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने के लिए अच्छी मेहनत करता हूँ, जो टॉयलेट ठीक करने का काम संभाल ले। मकानों या अपार्टमेंट्स को संभालने वाला बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने से मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल इस्टेट के क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। अच्छा मैनेजर खोजना मेरे लिए अच्छी रियल इस्टेट खोजने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर को अक्सर बेहतरीन सौदों के बारे में रियल एजेंट से पहले जानकारी मिल जाती है, जिससे वह और भी मूल्यवान बन जाता है। तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता में छिपी है से अमीर डैडी का यह मतलब था, चूँकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पता लगाया किस तरह रियल इस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग लगातार कहते रहते हैं मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, वे अक्सर खुद को इस शक्तिशाली निवेश साधन से वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शेयर बाज़ार में मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, मैं अपने पैसे नहीं गंवाना चाहता। देखिए, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई दूसरा व्यक्ति पैसे गंवाना चाहता है? वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते हैं क्योंकि वे पैसा ना गंवाने का चुनाव करते हैं। विश्लेषण करने के बजाय वे एक और शक्तिशाली निवेश साधन यानी शेयर बाजार की ओर आंखें मूंद लेते हैं। कुछ साल पहले मैं अपने मित्र के साथ नज़दीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने बोर्ड पर नज़र डालकर देखा कि गैस का भाव ऊपर जा रहा था और ऑयल के भाव का भी यही हाल था। मेरा मित्र चिंता का कीड़ा या छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और यह आम तौर पर उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर लौटे तो उसने मुझे तमाम आंकड़े दिखाए कि तेल का भाव अगले कुछ सालों में ऊपर क्यों जाने वाला है। मैंने वे आंकड़े पहले कभी नहीं देखे थे। हालांकि मेरे पास एक ऑयल कंपनी के काफ़ी सारे शेयर पहले से ही थे। यह जानकारी मिलने के बाद मैंने तुरंत एक नई सस्ती शेयर वाली ऑयल कंपनी खोजी, जो तेल के कुछ भंडार खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमांचित था।
मैंने 65 सेंट प्रति शेयर के भाव से 15,000 शेयर खरीद लिए। 3 महीने बाद वही दोस्त और मैं उसी गैस स्टेशन के पास से गुजरे। निश्चित रूप से प्रति गैलन भाव लगभग 15% बढ़ गए थे। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि 1 महीने पहले ही उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल भंडार खोज लिया था और उसके सलाह देने के बाद उस शेयर का भाव $3 से ज़्यादा बढ़ गया था। और अगर मेरे दोस्त की कही बात सच है तो गैस के भाव बढ़ते रहेंगे। अगर लोग यह समझ ले कि शेयर बाजार के निवेश में स्टॉप कैसे काम करता है तो ज़्यादा लोग हार से बचने के लिए निवेश करने के बजाय जीतने के लिए निवेश करने लगेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका नुकसान कम से कम हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए यह बहुत बढ़िया तरीका है। इसलिए जब भी मैं लोगों को उनके मैं नहीं करना चाहता पर ध्यान केंद्रित करते देखता हूँ और वे जो चाहते हैं उस पर से ध्यान हटाते हुए देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि उनके दिमाग में बहुत शोर हो रहा होगा। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी हो गया है और चिल्ला रहा है, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट खराब हो रहे हैं। इसलिए वे अपने नहीं करना चाहते से बचते हैं, लेकिन इसकी वे भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी में जो चाहते हैं शायद वह उन्हें कभी नहीं मिलेगा। विश्लेषण करने के बजाय उनके अंदर बैठा छोटा मुर्गा उनका दिमाग बंद कर देता है। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे से निपटने का एक तरीका बताया था। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उन्होंने अपना कारोबार गंवा दिया था और वे सामाजिक सुरक्षा के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। यह राशि बहुत कम थी, इसलिए फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी बेचने के लिए वे पूरे अमेरिका में घूमने लगे। किसी के हाँ कहने से पहले उन्हें 1009 बार नहीं कहा गया और आगे चलकर वे उस उम्र में करोड़पति बने जब अधिकतर लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। अमीर डैडी हार्लैंड सैंडर्स के बारे में कहते थे, वे बहादुर और लगनशील इंसान थे। तो जब भी आप शंका में हो और थोड़ा डर महसूस कर रहे हो तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया। उन्होंने इसे भून डाला। आलस को पार करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियाँ सुनी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे पैसे उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत ज़्यादा देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता। एक रात जब वह घर लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है। उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वह जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमज़ोर हैं, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वह ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वह निराश हो जाता है।
तथा काम में लापरवाही करने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी नौकरी भी चली जाती है। आज मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी दौलत की परवाह ही नहीं होती है, और ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है। दोनों के पीछे का कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं, और वे व्यस्त इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे उस चीज़ से बचना चाहते हैं जिसका वे सामना नहीं करना चाहते। किसी को भी उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं होती, दिल की गहराई में वे यह बात जानते हैं। दरअसल अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाएंगे या चिढ़ जाएंगे। अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वे अक्सर टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिल की गहराई में वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से बच रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है, व्यस्त रहकर आलस करना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से कई लोगों को परवरिश के दौरान सिखाया गया था कि लोभ या इच्छा बुरी चीज़ है। मेरी माँ कहा करती थी, लोभी लोग बुरे होते हैं। बहरहाल हम सभी के मन में सुंदर, नई और रोमांचक चीज़ें पाने की हसरत रहती है, तो इच्छा के उस भाव को काबू में रखने के लिए माता पिता उस इच्छा को अक्सर अपराध बोध के साथ जोड़ देते हैं। मेरी माँ का प्रिय वाक्य यह था, तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो। क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी भाई बहन भी हैं? यह मेरे डैडी का प्रिय वाक्य था। तुम मुझसे क्या खरीदने को कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो हम पैसों के बने हैं? क्या तुम सोचते हो कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? तो तुम जानते ही नहीं हो, हम लोग अमीर नहीं हैं। मुझ पर शब्दों का तो इतना असर नहीं हुआ जितना कि उनके पीछे के गुस्से और अपराध बोध के सम्मिश्रण का हुआ। इसकी उल्टी अपराध बोध की यात्रा यह थी, तुम्हारे खातिर यह खरीदने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए यह खरीद रहा हूँ क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे यह कभी खरीद कर नहीं दिया था। मेरा एक पड़ोसी है जो कड़का है, लेकिन वह अपनी कार को अपने गैराज में खड़ी नहीं कर सकता। गैराज उसके बच्चों के खिलौनों से भरा हुआ है। वे बिगड़े हुए बच्चे जो भी मांगते हैं वह उन्हें तुरंत मिल जाता है। वह हर दिन कहता है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो। उसने उनके कॉलेज की शिक्षा या रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा है, लेकिन उसके बच्चे के पास संसार का हर खिलौना है। उसे हाल में डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को लॉस वेगस का सैर कराने ले गया। उसने बड़े त्याग के भाव से कहा, मैं यह बच्चों के खातिर कर रहा हूँ। अमीर डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे अपने घर में मैं यह नहीं सुनता रहता था। इसकी बजाय अमीर डैडी अपने बच्चों से यह कहने की अपेक्षा रखते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वे मानते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आप अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इसे और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। दूसरी ओर
मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ बोलने से दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और यह जवाब सोचने तथा खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात वे महसूस करते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता एक झूठी बात है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। वे कहा करते थे, यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। अगर आपका आलसी दिमाग कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा नाराज़ होती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ की रक्षा करनी होती है। आत्मा चीखती है, चलो हम जिम चलकर व्यायाम करते हैं, और आलसी दिमाग कहता है, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, मैंने आज सचमुच बहुत मेहनत की थी। यह इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीब रहते रहते थक चुकी हूँ, चलो चलकर अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत झंझट है, यह सुरक्षित नहीं है, इसमें पैसों का नुकसान हो सकता है। मैं वैसे ही पर्याप्त कड़ी मेहनत करता हूँ, वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। देखो तो सही, आज रात को ही मुझे कितना सारा काम करना है। मेरे बॉस चाहते हैं कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाए। मैं इसे नहीं खरीद सकता। मैं दुख और लाचारी से उत्पन्न होती है, जो निराशा और अक्सर अवसाद की ओर ले जा सकती है। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ से संभावनाएं, रोमांच और सपनों का द्वार खुल जाता है। इसलिए अमीर डैडी इस बारे में इतने चिंतित नहीं होते थे कि हम क्या खरीदना चाहते थे, बशर्त हम यह समझ लें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह सवाल पूछने से एक ज़्यादा प्रबल मस्तिष्क और एक ज़्यादा प्रगतिशील आत्मा उत्पन्न होती है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया। इसके बजाय वे पूछते थे, तुम इसे कैसे खरीद सकते हो? और इसमें कॉलेज शामिल था, जिसकी फीस का खर्च हमने खुद उठाया था। वे हमें लक्ष्य नहीं, बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया सिखाना चाहते थे। मेरी समझ में आज समस्या यह है कि लाखों करोड़ों लोग अपनी इच्छा या अपने लालच को लेकर अपराधी महसूस करते हैं। यह उनके बचपन की पुरानी परवरिश है। हालांकि वे ज़िंदगी से मिलने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग को अवचेतन में यह पुराना ठूसा गया विचार रहता है, यह मुझे नहीं मिल सकती या मैं इसे कभी नहीं खरीद पाऊँगा। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निश्चय किया, तो मेरे दिमाग में यह सवाल था, मैं चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम ना करना पड़े। इसके बाद मेरे दिमाग में जवाब और समाधान अपने आप आने लगे। सबसे मुश्किल हिस्सा मेरे असली माता पिता की मान्यता से जूझना था। हम इसे नहीं खरीद सकते। सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ो, तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? और ऐसे ही मिलते जुलते शब्द जो मेरे लालच को दबाने और अपराध बोध को भरने के लिए बोले जाते थे। तो आप आलस को कैसे जीत सकते हैं? एक बार फिर जवाब है, थोड़ा सा लालच। यह WIIFM नामक रेडियो स्टेशन है, जिसका मतलब है इसमें मेरे लिए क्या है।
इंसान को बैठकर यह सवाल पूछने की ज़रूरत है, अगर मुझे दोबारा कभी काम ना करना पड़े तो ज़िंदगी कैसी होगी? अगर मेरे पास वह सारा पैसा हो जिसकी मुझे ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा? इस थोड़े से लालच, किसी बेहतर चीज़ को पाने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारे संसार में प्रगति सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम बेहतर जीवन की कामना करते हैं। नए आविष्कार सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज़ की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कोई बेहतर चीज़ चाहते हैं। तो जब भी आप खुद को किसी ऐसी चीज़ से बचते देखें जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो खुद से एक ही सवाल पूछें, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़े लालची बने। यह आलस का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए बहुत लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बस वह बात याद रखें जो माइकल डगलस ने वॉल स्ट्रीट फिल्म में कही थी, लालच अच्छा है। अमीर डैडी इसे अलग तरीके से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज़्यादा बुरा है क्योंकि अपराध बोध शरीर को इसकी आत्मा से मरहूम कर देता है। मैं सोचता हूँ कि एलिनोर रूज़वेल्ट ने इसे सबसे अच्छी तरह कहा था, वही करे जो दिल में सही महसूस हो, क्योंकि आपकी आलोचना तो वैसे भी होगी। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप बुरे हैं, और अगर आप नहीं करते तो भी आप बुरे हैं। बुरी आदतों को पार करना। हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का होता है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कानून द बारबेरियन फिल्म देखने के बाद एक मित्र ने कहा, मैं श्वार्ज़नेगर जैसा शरीर चाहता हूँ। ज़्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। एक और मित्र बोला, मैंने तो सुना है कि दरअसल एक समय वह कमज़ोर और दुबला था। हाँ, मैंने भी सुना था, एक और बोला। मैंने उसकी आदत के बारे में सुना कि वह लगभग हर दिन जिम जाता है। हाँ, उसे देखकर लगता ही है। समूह का निराशावादी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं शर्त लगाता हूँ कि वह इस तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा आर्नोल्ड की बातें छोड़ो, चलो थोड़ी बियर पीते हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि आदतें किस प्रकार व्यवहार को नियंत्रित करती है। मुझे याद है, मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीरों की आदत के बारे में पूछा था। सीधे सीधे जवाब देने के बजाय उन्होंने हमेशा की तरह मुझे उदाहरण देकर सिखाया। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिलों का भुगतान कब करते हैं? हर महीने की पहली तारीख को। मैंने कहा। उन्होंने पूछा, क्या उनके पास पैसे बचते हैं? बहुत कम, मैंने कहा। यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से वे आर्थिक मुश्किलों में हैं। अमीर डैडी बोले, उनकी आदतें बुरी है। तुम्हारे डैडी हर एक को पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और वह भी तब अगर उनके पास कुछ बचे। आमतौर पर कुछ बचता ही नहीं है। मैंने कहा, लेकिन बिल तो चुकाने ही होते हैं, है ना? आप यह तो नहीं कहना चाहते कि वे अपने बिल ना चुकाए? नहीं, हरगिज़ नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर बिल चुकाने में पूरा भरोसा करता हूँ। मैं तो बस खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, सरकार को पैसे देने से भी पहले। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो तो क्या होता है? मैंने पूछा। तब आप क्या
करते हैं, वह अमीर डैडी ने कहा। तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, भले ही पैसा कम हो। मेरे लिए मेरी संपत्ति वाला कॉलम सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने कहा, क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते हैं? हाँ, अगर मैं उन्हें पैसा ना दूं, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को पैसे ही मत दो। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ, भले ही मेरे पास पैसा कम है। मैंने पूछा, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? अमीर डैडी बोले, यह कैसे का सवाल नहीं है, असल सवाल तो क्यों है। ठीक है, क्यों? प्रेरणा, अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो ज़्यादा ज़ोर से शिकायत कौन करेगा, मैं या मेरे लेनदार? आपके लेनदार निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा ज़ोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए जवाब दिया, अगर आप खुद को पैसे नहीं देते हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे। तो तुमने देखा, खुद को पैसे देने के बाद टैक्स और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि इससे मैं आमदनी के दूसरे जरिए खोजने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। भुगतान करने का यह दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त नौकरियां की है, नई कंपनियां शुरू की हैं, शेयर बाज़ारों में खरीद फरोख्त की है, हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर ना चिल्लाएं। उस दबाव की वजह से मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की। मैं सोचने के लिए विवश हुआ और पैसों के संदर्भ में कुल मिलाकर अधिक चतुर तथा फुर्तीला बना। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन मैं कड़का होता। तो यह सरकार या दूसरे लेनदारों का डर है जो आपको प्रेरित करता है। सही कहा, अमीर डैडी ने कहा। देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत दबंग होते हैं। सामान्य वसूली करने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। अधिकतर लोग इन दबंग लोगों से डर जाते हैं। वे उन्हें पैसे दे देते हैं लेकिन खुद को नहीं देते। तुमने 98 पौंड के उस कमज़ोर आदमी की कहानी तो सुनी ही होगी जिसके चेहरे पर लोग रेत उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया यह विज्ञापन बहुत बार देखा है। देखो, ज़्यादातर लोग पैसे वसूलने वाले इन दबंगों को अपने चेहरे पर रेत उछालने देते हैं। मैंने दबंग लेनदारों का डर का इस्तेमाल इसलिए खुद से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अतिरिक्त पैसा कैसे बनाया जाए यह सोचने के लिए खुद को मजबूर करना जिम जाकर वज़न उठाना के व्यायाम करने जैसा है। मैं पैसे की अपनी मानसिक मांसपेशियों का जितना ज़्यादा व्यायाम कराता हूँ, मैं उतने ही ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। अब मैं उन दबंग लेनदारों से नहीं घबराता हूँ। मुझे अमीर डैडी की कही बात पसंद आई, यानी अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। अमीर डैडी ने हाँ में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे अंत में पैसे देता हूँ या नहीं देता हूँ तो मैं ज़्यादा कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक मुझे ज़िंदगी भर इधर से उधर ठोकरें मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझ में पैसे की अच्छी आदत नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 98 पौंड के कमज़ोर आदमी की तरह। अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर मुझसे कहते थे, जो मैं जानता हूँ उसकी बदौलत मैं पैसे बनाता हूँ।
जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे गंवाता हूँ। जब भी मैंने अहंकार किया है मैंने पैसा गंवाया है। इसलिए क्योंकि जब मैं अहंकारी रहता हूँ तो मुझे सचमुच भरोसा रहता है कि जो मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पाया है कि कई लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटेंट्स या दूसरे निवेशकों के साथ फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स पर चर्चा करते समय मैंने ऐसा अक्सर होते देखा है। वे चर्चा में शेखी बघाड़कर अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्दे पर वे बात कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें ज़रा भी ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं लेकिन वे सच भी नहीं बता रहे हैं। धन, वित्त और निवेश की दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे क्या बोल रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज़्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार सेल्समैन की तरह बिक्री करने के रटे रटाए जुमले बोलते रहते हैं। जब आप जानते हैं कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र को किसी विशेषज्ञ या उस विषय पर किसी पुस्तक को खोजकर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दें। अध्याय 7 का मोरल बाधाओं को पार करना है, डर को पार करना है, निराशावाद को पार करना, आलस को पार करना, बुरी आदतों को पार जाना, अहंकार के पार जाना। रॉबर्ट यही कहना चाहते हैं अध्याय नंबर 7 में। अगला अध्याय, अध्याय 8, शुरुआत करना। हर जगह सोना बिखरा पड़ा है। ज़्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। काश मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा था, लेकिन यह नहीं रहा था। कैसे शुरू करूं? यह प्रश्न मुझसे अक्सर पूछा जाता है। प्रतिक्रिया में मैं उस विचार प्रक्रिया को बताता हूँ जिसे मैं हर दिन गुजरता हूँ। दरअसल बेहतरीन सौदे खोजना आसान है, यह मेरा वादा है। यह तो साइकिल चलाने जैसा होता है। थोड़े डगमगाने के बाद यह बहुत आसान बन जाता है, लेकिन पैसे के मामले में डगमगाहट के पार जाने के लिए आपको संकल्प की ज़रूरत होती है। यह एक व्यक्तिगत चीज़ है। लाखों करोड़ों डॉलर के जीवन में कभी कभार मिलने वाले सौदों को खोजने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रतिभा का आवाहन करने की ज़रूरत होती है। मुझे यकीन है कि हम में से प्रत्येक के भीतर वित्तीय प्रतिभा होती है। समस्या यह है कि हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई रहती है और जगाए जाने का इंतज़ार कर रही होती है। यह इसलिए सोई रहती है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यकीन दिला दिया है कि पैसे का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें पेशा सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन इसने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराएं। इसने हमें अपने वित्तीय भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है, क्योंकि नौकरी के बाद रिटायर होने पर सरकार या कंपनी हमारी परवाह करेगी। बहरहाल हमारी वित्तीय शिक्षा की इस कमी की कीमत हमारे बच्चों को चुकानी होगी जो उसी स्कूल तंत्र में शिक्षित हो रहे हैं। संदेश अब भी यही है कि
कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ, खर्च करो और जब पैसे की कमी पड़े तो कर्ज ले लो। दुर्भाग्य से पाश्चात्य जगत के 90% लोग ऊपर बताए गए सिद्धांत पर चलते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नौकरी पाना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। यदि आप बहुसंख्यक लोगों में से एक नहीं हैं तो मैं आपकी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए आगे दिए 10 कदम बताता हूँ। मैं आपको वही कदम बता रहा हूँ जिनका मैंने खुद अनुसरण किया है। अगर आप उनमें से कुछ का अनुसरण करना चाहते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप उनका अनुसरण नहीं करना चाहते तो अपने खुद के कदम बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इतनी चतुर होती है कि वह अपनी स्वयं की सूची बना सकती है। जब मैं पेरू में था तब मैंने सोने की खुदाई करने वाले 45 साल के एक व्यक्ति से पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल ही जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना हर जगह है। ज़्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर निकलकर एक दिन में 4-5 बेहतरीन संभावित सौदे खोज सकता हूँ, जबकि आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, भले ही हम दोनों एक ही इलाके में तलाश कर रहे हो। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने में समय नहीं लगाया है। मैं आपको नीचे दिए 10 कदम बता रहा हूँ जिनके द्वारा आप अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, ऐसी शक्तियाँ जिन पर सिर्फ आपका नियंत्रण है। पहला, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर बनना या वित्तीय स्वतंत्रता पाना पसंद करेंगे तो वे हाँ कह देंगे, लेकिन फिर वास्तविकता हावी हो जाती है। सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और बहुत से पहाड़ भी दिखते हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए नौकरी करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को थमा दें। मैं एक बार एक युवती से मिला जो तैराकी के लिए अमेरिकी ओलंपिक टीम में शामिल होने के सपने देख रही थी। हकीकत यह थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि वह स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तक तैर ले। शनिवार की रात को वह अपनी सहेलियों या मित्रों के साथ पार्टी नहीं मनाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम बेहतर करने होते थे। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और कुर्बानी को किस बात से बल मिलता था तो उसका जवाब था, मैं इसे अपने और अपने प्रियजनों की खातिर करती हूँ। यह प्रेम ही है जो मुझे बाधाओं और त्यागों को पार ले जाता है। कारण या उद्देश्य चाहता हूँ और नहीं चाहता हूँ का तालमेल है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की चाहत के पीछे मेरा कारण क्या है तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यह चाहता हूँ प्रबल इच्छाएं और नहीं चाहता हूँ घोर अनिच्छाओं का गहरा भावनात्मक संयोग है। मैं कुछ की सूची बताना चाहूँगा। पहले तो अनिच्छाओं यानी नहीं चाहता हूँ की, क्योंकि उन्हीं से मेरी इच्छाएं या चाहता हूँ उत्पन्न होते हैं। मैं सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक मकान। मुझे कर्मचारी बनना पसंद नहीं था। मुझे
इस बात से कोफ्त होती थी कि मेरे डैडी मेरे फुटबॉल मैच देखने कभी नहीं आ पाते थे, क्योंकि वे अपना करियर बनाने में बहुत व्यस्त रहते थे। मुझे इस बात से नफ़रत थी कि मेरे डैडी ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की और उनकी मृत्यु पर सरकार ने उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया, जिसकी खातिर उन्होंने मेहनत की थी। अपनी मृत्यु पर वे अपने वारिसों को कुछ नहीं दे पाए, जिसकी खातिर उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी दौलत वारिसों के लिए छोड़ जाते हैं। अब चाहता हूँ या इच्छाओं की बारी है, मैं दुनिया घूमने और अपनी पसंदीदा जीवन शैली में जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूँ, और यह सब मैं युवा अवस्था में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। मैं अपने समय और जीवन पर अपना नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण हैं। आपके कौन से हैं? अगर वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं तो रास्ते में आने वाली वास्तविकता आपके कारणों पर भारी पड़ सकती है। मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं और राह में कई आफतें उठाई है, लेकिन गहरे भावनात्मक कारण की बदौलत मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। मैं 40 साल की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन रास्ते में कई सिखाने वाले अनुभव के कारण मैं 47 साल की उम्र में ही स्वतंत्र हो पाया। जैसा मैंने कहा था, काश मैं कह सकता कि यह आसान रहा था। यह नहीं रहा था, लेकिन यह उतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने यह सीखा कि प्रबल कारण या उद्देश्य के बिना जिंदगी में हर चीज़ मुश्किल होती है। यदि आपके पास कोई प्रबल कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। आपको यह बहुत मेहनत भरा लगेगा। दूसरा, दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। विकल्प ही वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग किसी स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं। हमें विकल्प चुनने की शक्ति चाहते हैं। वित्तीय दृष्टि से हमें जो भी डॉलर मिलता है, उस हर डॉलर में हमारा हाथ में अपना भविष्य चुनने की शक्ति होती है। अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग बनने की शक्ति हमारे खर्च करने की आदतें बताती है कि हम इनमें से कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदत गरीबी की होती है। बचपन में मेरे पास एक लाभ यह था कि मैं लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद करता था। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए ही होती है, इसलिए बड़ा होने के बाद भी मैं इससे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जिन्होंने मुझे संपत्ति और दायित्व के बीच का फ़र्क बताया। इसलिए बहुत समय पहले बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना, और मैं जानता था कि इसके लिए मुझे बस असली संपत्तियाँ इकट्ठी करना भर सीखना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला, लेकिन इसके बावजूद उसे इसे कायम रखना सीखने का विकल्प चुनना पड़ा था। कई अमीर परिवार अगली पीढ़ी में अपनी संपत्तियां सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि किसी को भी उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। अधिकतर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोग अमीर बनने को बहुत झंझट भरा काम मानते हैं, इसलिए वे ऐसी कहावतों का आविष्कार करते हैं। मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं अब भी युवा हूँ। जब मैं थोड़े पैसे कमा लूँगा तब अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरी पति पत्नी आर्थिक मसले संभालती है। इन सभी बातों के साथ समस्या यह है कि उस व्यक्ति से दो चीज़ें लूट लेती है। एक है समय, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। दूसरी है सीखना। पैसे के अभाव कभी भी ना सीखने का बहाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जो हम सभी हर दिन चुनते हैं। हम अपने समय या धन के साथ क्या करते हैं और हम अपने दिमाग में क्या भरते हैं, यही चयन की शक्ति है। हम सभी के पास चयन के विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं यह विकल्प हर दिन चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो एकमात्र सच्ची संपत्ति है वह है आपका मस्तिष्क, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। हम में से हर व्यक्ति के पास विकल्प होता है कि होश संभालने के बाद हम अपने मस्तिष्क में क्या डालें। आप टीवी देख सकते हैं, गोल्फ पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, सिरे मैक्स क्लास जा सकते हैं या फिर वित्त नियोजित की क्लास में भी जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग तो निवेश के बारे में सीखने का निवेश ही नहीं करते, बल्कि सीधे जाकर निवेश खरीद लेते हैं। मेरी एक मित्र के अपार्टमेंट में कुछ समय पहले चोरी हो गई। चोर घर से इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान ले गए, लेकिन किताबें जस की तस छोड़ गए। और हम सबके पास इस तरह का विकल्प होता है। इसी वजह से 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% ही कारोबारी संबंधी पुस्तकें खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं सेमिनारों में जाता हूँ। मुझे कम से कम 2 दिन तक चलने वाले सेमिनार पसंद हैं, क्योंकि मैं किसी विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैंने टीवी पर 3 दिवसीय सेमिनार का विज्ञापन देखा, जिसका विषय था डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट कैसे खरीदें। मैंने उस सेमिनार में जाने के लिए $385 खर्च किए और उस कोर्स की बदौलत $2 मिलियन से ज़्यादा पैसे कमा चुका हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इससे मुझे एक नया जीवन मिला। वह कोर्स करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे बाकी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर साल ऐसे कम से कम 2 सेमिनारों में जाता हूँ। मुझे सीडी या ऑडियो बुक से प्रेम है, कारण मैं सुनी हुई बातों की आसानी से समीक्षा कर सकता हूँ। मैंने सीडी में एक निवेशक के मुंह से ऐसी बातें सुनी जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। अहंकारी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने उस 5 मिनट की बात को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। लेकिन दिमाग खुला रखने की वजह से मुझे अचानक समझ आ गया कि उस निवेशक ने जो कहा था वह क्यों कहा था। यह जादू जैसा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने हमारे युग के सबसे महान निवेशकों में से एक के दिमाग में सेंध लगा दी। मुझे उनके ज्ञान और अनुभवों के वृहद संसाधनों से बहुत बढ़िया नसीहत मिली। कुल परिणाम, मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का एक नया तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास किसी समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के 2 तरीके होते हैं। मेरे पास विकल्प होता है और यह अनमोल है। आज मैं अक्सर कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरस इसे कैसे करेंगे।
उनकी वृहद मानसिक शक्ति तक पहुँचने का मेरे पास बस यही तरीका है कि मैं इतना विनम्र बन जाऊं कि उनकी कही या लिखी बातें सुनूं या पढ़ूं। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग प्रायः कम आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं, जो जोखिम लेने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई चीज़ सीखने के बाद उसे पूरी तरह समझने के लिए आपको गलतियां करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो यह बात तो तय है कि अहंकार आपकी समस्या नहीं है। अहंकारी लोग शायद ही कभी विशेषज्ञों की बात सुनते या पढ़ते हैं। उन्हें इसकी ज़रूरत ही क्या है? वे सृष्टि के केंद्र हैं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो नया विचार सामने आने पर बहस करने या अपनी रक्षा करने में जुट जाते हैं, अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग हो। इस मामले में उनकी तथाकथित बुद्धिमानी और उनका अहंकार मिलकर अज्ञान के बराबर होता है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या खुद को चतुर मानते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग बना सकते हैं। सुनना बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर यह सच नहीं होता तो ईश्वर ने हमें 2 कान और सिर्फ एक मुंह नहीं दिए होते। बहुत सारे लोग नए विचार और संभावनाओं को ग्रहण करने के लिए सुनते ही नहीं हैं। इसकी बजाय वे अपना मुंह का इस्तेमाल करके सोचते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय बहस करते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनने वाली मानसिकता का पक्षधर नहीं हूँ, जो प्रायः लॉटरी खेलने वालों या कैसीनो के जुआरियों की होती है। मैं शेयर खरीदता बेचता हूँ, लेकिन शिक्षा के मामले में मेरा दृष्टिकोण दूरगामी है। अगर आप कोई हवाई जहाज़ उड़ाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि ऐसा करने से पहले उसे उड़ाने का प्रशिक्षण ले लें। मैं हमेशा उन लोगों को देखकर सदमे में आ जाता हूँ जो शेयर या रियल एस्टेट खरीदने लगते हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने दिमाग में कभी निवेश ही नहीं करते। याद रखें, सिर्फ 1-2 मकान खरीद लेने से ही आपके रियल एस्टेट का विशेषज्ञ नहीं बन जाते। तीसरी हिदायत, मित्र सावधानी से चुनें। मित्रता की शक्ति। सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने मित्र उनकी दौलत के आधार पर नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने दरअसल गरीबी में जीने की कसम खा रखी है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल लाखों करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों को मित्र बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनके पैसे के पीछे नहीं था, बल्कि मैं तो उनके ज्ञान के पीछे था। कुछ मामले में अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए। मैंने गौर किया है कि मेरे अमीर मित्र पैसों के बारे में बातचीत करते हैं। उनका उद्देश्य डींगे हाँकना नहीं होता है, उनकी तो बस इस विषय में रुचि होती है। इस तरह मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे सीखते हैं। मेरे जो दोस्त गरीब के दलदल में फंसे हैं, वे पैसे, कारोबार या निवेश के बारे में बातें करना पसंद नहीं करते। वे अक्सर इसे असभ्यता या मूर्खतापूर्ण मानते हैं।
इसलिए मैं अपने गरीब या आर्थिक दृष्टि से परेशान दोस्तों से भी सीखता हूँ। मैंने इन दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही $1 अरब से ज़्यादा कमा लिया है। वे तीनों एक ही बात बताते हैं। उनके फक्कड़ दोस्त कभी उनसे यह पूछने नहीं आते कि उन्होंने यह काम कैसे किया, लेकिन वे दो में से एक चीज़ या दोनों ही मांगने आते हैं, कर्ज या नौकरी। चेतावनी: गरीब या डरे हुए लोगों की ना सुने। ऐसे कई लोग मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे प्रेम भी करता हूँ, लेकिन वे ज़िंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। उनके सामने जब पैसों की, खास तौर पर निवेशों की बात आती है, तो वे हमेशा एक ही बात कहते हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग निराश और विनाश की जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार करते हैं, वे भी छोटे मुर्गे हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। अगर आप टीवी पर बिजनेस चैनल्स देखते हैं तो वहाँ अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक समूह होता है। एक विशेषज्ञ कहेगा कि बाजार लुढ़कने वाला है और दूसरा कहेगा कि यह उछलने वाला है। अगर आप समझदार हैं तो आप दोनों की सुनते हैं। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के अपने अपने वैध तर्क होते हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे कई करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए तर्क देते हैं। कुछ समय पहले एक मित्र ने मुझे बताया कि वह 6% की एक एफडी मिलने पर रोमांचित था। मैंने उसे बताया कि राज्य सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे 1 लाख भेजा, जिसमें बताया गया था कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक हैं। मैं बरसों से 16% कमा रहा हूँ और उसे अब भी 6% ही ब्याज मिलता है। मैं कहूँगा कि दौलत बनाने के बारे में सबसे कठिन बात अपने प्रति सच्चे रहना और भीड़ के साथ ना चलने की इच्छा रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाज़ार में आमतौर पर भीड़ ही देर से आती है और उसी का गला कटता है। अगर किसी बेहतरीन निवेश अवसर की खबर अखबार में पहले पन्ने पर है, तो अधिकतर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। किसी नए निवेश अवसर की तलाश करें। जैसे सर्फिंग करते समय हम कहाँ करते थे, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुँचते हैं, आमतौर पर वे ही धाराशाही होते हैं। चतुर निवेशक हड़बड़ी में बाजार में नहीं उतरते हैं। अगर वे एक लहर चूक जाते हैं तो वे अगली लहर की तलाश करते हैं और खुद को सही स्थिति में ले आते हैं। ज़्यादातर निवेशकों को ऐसा करने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि अलोकप्रिय निवेश को खरीदने में बहुत डर लगता है। कायर निवेशक झुंड से चलने वाली भेड़ की तरह होते हैं, या उनके लालच उन्हें बाजार के अंदर तब लाता है जब समझदार निवेशक पहले ही अपना मुनाफा वसूल करने बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक निवेश को उस वक्त खरीदते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता,
वे जानते हैं कि उन्हें मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है, इसलिए वे धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते हैं। जैसा मैंने कहा था, वे बाज़ार में उतरने की हड़बड़ी नहीं करते। सर्फिंग करने वाले की तरह ही वे भी अगली बड़ी लहर के लिए सही स्थिति में आ जाते हैं। यह सब अंदरूनी या इनसाइडर ट्रेडिंग है। अंदरूनी ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ गैर कानूनी है और कुछ कानूनी है, लेकिन किसी भी तरह यह देख ले, यह अंदरूनी ट्रेडिंग है। एकमात्र फ़र्क यह होता है आप अंदर से कितने दूर हैं। आप अमीर मित्र बनाना चाहते हैं, इसका कारण यह है कि पैसा वही बनाया जाता है, यह जानकारी के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, बाज़ार के अंदर जाना चाहते हैं और अगले गिराव से पहले बाज़ार से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसे गैर कानूनी ढंग से करें, लेकिन आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलती है, बहुत कम जोखिम में उतना ही ज़्यादा मुनाफा कमाने की आपकी संभावनाएं बेहतर हो जाती है। मित्र इसलिए होते हैं और यह वित्तीय बुद्धि है। चौथा, किसी फॉर्मूले में महारत हासिल करें और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। डबल रोटी बनाने के लिए हर बेकर किसी रेसिपी या फॉर्मूले का अनुसरण करता है, भले ही यह उसके दिमाग में हो। यह पैसे बनाने के बारे में सच है। हम में से ज़्यादातर ने यह कहावत सुनी है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। मैं इसे एक अलग तरीके से कहता हूँ। मैं कहता हूँ, आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, इस बारे में सावधान रहे कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने दिमाग में जो रखते हैं आप वही बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप पाक कला का अध्ययन करते हैं तो आप में कुक बनने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। पैसे के मामले में जनता के पास आमतौर पर एक ही बुनियादी फॉर्मूला होता है जिसे उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह यह है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है कि हर दिन लाखों करोड़ों लोग उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेक बुक बैलेंस करते हैं, थोड़े म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और फिर दोबारा नौकरी करने चले जाते हैं। यही उनका बुनियादी फॉर्मूला या रेसिपी है। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उससे थक चुके हैं, अगर आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे कमाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बरसों पहले जब मैं 26 साल का था तो मैं एक वीकेंड क्लास में गया जिसका विषय था रियल इस्टेट फॉर क्लोजर्स कैसे खरीदें। वहाँ मैंने एक फॉर्मूला सीखा। अगला कदम था सीखे हुए सिद्धांत पर सचमुच अमल करने का अनुशासन रखना। यहीं पर ज़्यादा लोग अटक जाते हैं। 3 साल तक ज़ेरॉक्स में काम करते वक्त मैं अपने खाली समय में फॉरक्लोजर्स खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने आगे चलकर कई मिलियन डॉलर कमाए। एक बार जब मैं उस फॉर्मूले में माहिर बन गया तो इसके बाद में दूसरे फॉर्मूलेस की तलाश करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे सीधे सीधे
तो कोई नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखी। मैंने डेरिवेटिव ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडर्स या केओलॉजिस्ट के लिए आयोजित कक्षाओं में हिस्सा लिया है। उन कक्षाओं में मैं अपने चिर परिचित क्षेत्र के बहुत बाहर था। यह तो ऐसे लोगों से भरे कमरे में रहने जैसा था जो न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में पीएचडी हो। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसमें शेयर बाज़ार और रियल एस्टेट में मेरे निवेश को ज़्यादा सार्थक और लाभकारी बना दिया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेज में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं आयोजित की जाती है। शुरुआत करने के लिए वे अच्छी जगह है, लेकिन मैं हमेशा ज़्यादा तेज़ फॉर्मूले की तलाश करता रहता हूँ। इसलिए काफ़ी नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमाता हूँ उतना कमाने में कई लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज के तेज़ी से बदल रहे संसार में आपका पुराना ज्ञान अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रायः आपकी जानकारी बासी हो चुकी है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं। यह योग्यता अनमोल है। यह पैसा बनाने में ज़्यादा तेज़ फॉर्मूला खोजने में अनमोल है। आप चाहें तो इसे रेसिपी कह सकते हैं। पैसे के लिए मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में उत्पन्न हुआ था। पांचवा तरीका है खुद को सबसे पहले पैसे दे। आत्म